गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में जैसे कल हमने प्रकाशीय उपकरण स्टार्ट किया था, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो प्रकाशीय उपकरणों में कल आपने पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़े हुए हैं, दो हो चुके हैं। तो पहला हुआ है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा हो गया आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उनका आवर्धन का मान हम निकाल चुके हैं, कंडीशन बता चुके हैं। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है आपका दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप। तो आज का जो टॉपिक है दूरदर्शी। इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का मतलब क्या है? टेलीस्कोप भी आपका क्या है? एक प्रकाशीय उपकरण है, ठीक है। तो इस प्रकाशीय उपकरण की सहायता से आप दूर स्थित वस्तुओं को पास करके देख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपकी कोई भी तारे को देखना है, ठीक है, रात के समय चंद्रमा को देखना, बहुत दूर कोई चीज उपस्थित है, तो इस टेलीस्कोप का उपयोग करके उसको हम क्या करके हैं? पास करके देख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे प्रकाशीय उपकरण जिनकी सहायता से दूर स्थित वस्तु को पास करके देखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, दूर के दर्शन करना यानी कि दूरदर्शी, ठीक है ना। अब इस दूरदर्शी में दो प्रकार के दूरदर्शी होते हैं। तो दूरदर्शी होते हैं आपके दो प्रकार के। एक होता है आपका खगोलीय दूरदर्शी, जिसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तक दूरदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है न्यूट्रोनियन दूरदर्शी, जिसको हम परावर्तक दूरदर्शी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जो पहला है जिसको हम खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी बोलते हैं, उसमें आपकी एक डेरिवेशन है। जैसे आपकी आवर्धन क्षमता निकालनी है तो वो खगोलीय दूरदर्शी की है। बाकी जो आपका न्यूट्रोनियन और जो आपका परावर्तक जिसको हम बोलेंगे, वो केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें आपको डायग्राम बनाना है, उसके बारे में समझाना है। तो एक ही डेरिवेशन है। तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा प्रकाशीय उपकरण जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु को ठीक है पास करके देखा जाता है। पास यानी कि नजदीक करके देखा जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? दूरदर्शी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी एक सीधी सी परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब दूरदर्शी जो होते हैं बेटा, वो होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है खगोलीय दूरदर्शी, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी का जो नाम है दूसरा, वो है आपका अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी। और दूसरा है बेटा न्यूट्रोनियन दूरदर्शी, और जिसका नाम है परावर्तक दूरदर्शी। दूसरा कौन सा हो गया? परावर्तक दूरदर्शी। तो ये आपके दो प्रकार हैं दूरदर्शी के, टेलीस्कोप के। खगोलीय दूरदर्शी को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तक दूरदर्शी। और न्यूट्रोनियन दूरदर्शी को क्या बोलेंगे? परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं।
तो इसकी आपकी डेरिवेशन है फर्स्ट वाले की, ये आपका थ्योरेटिकल है, यानी कि डायग्राम रे किरण चित्र बना के आप इसको समझा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खगोलीय दूरदर्शी की। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब इसकी एक डेरिवेशन आएगी, वो कैसे कैसे है। तो उससे पहले इसका हम क्या बनाएंगे, किरण चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो किरण चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, उत्तल लेंसों की जरूरत पड़ती है। अब आपको ये पता है कि इसमें दो तरीके के उत्तल लेंस यूज होते हैं, एक होता है वस्तु की तरफ और एक होता है आपका नेत्रिका की तरफ, यानी कि नेत्र की तरफ। ठीक है, अब जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसका जो द्वारक होता है वो बड़ा होता है, आएगा समझ में, और जो लेंस नेत्र की तरफ होता है उसका द्वारक जो होता है वो छोटा होता है। ध्यान रखना इस बात का। अब जैसे हम किसी भी दूर स्थित वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु हमें क्या दिखाई देती है, पास दिखाई देती है। उसका एक आवर्धित मतलब दूर स्थित वस्तु को हम पास करके देखते हैं, यानी बिल्कुल क्लोज दिखाई देगी कि सामने ही है जस्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो उसका जो किरण चित्र बनेगा उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे हम खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्तक दूरदर्शी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो खगोलीय का मतलब जैसा आपको पता है, तो खगोल जो आपके खगोलीय जो पिंड होते हैं उनको देखने के काम में जो दूरदर्शी काम आता है। ठीक है, क्योंकि खगोलीय पिंड जैसे तारे हो गए, ठीक है ना, कोई भी आपका उल्का पिंड हो गया, उनको हमें देखना है तो उनको हमें पास करके उनका स्ट्रक्चर है कैसा है, ठीक है ना, तो उसको देखने के लिए हम इस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। अब इसका जो किरण चित्र डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे, किरण चित्र है कि दो लेंस लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये द्वारक थोड़ा बड़ा लेंगे, ये द्वारक छोटा लेंगे थोड़ा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप इसको, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां से आप क्या गुजारोगे, मुख्य अक्ष को, यानी कि दोनों लेंस आपके एक पाइप पे जुड़े होते हैं, एक नलिका पे सेट होते हैं, ठीक है। इस लेंस को हम बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस। इसको क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस। और इसको क्या बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अभिदृश्यक लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, इसको हम आई लेंस बोलते हैं, EY तो इसका जो प्रकाश केंद्र है इसको O मान लो और इसको मान लिया E, मान लिया। और आगे की प्रक्रिया क्या है कि सपोज कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है AB जो बहुत दूर स्थित है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक किरण आपको यहाँ पे इसको ऐसे शो करनी है यूं, और ये इस तरीके से बेंड हो जाती है, अपवर्तन हो रहा है ना, इसका बेंड हो रही है। और एक किरण आपको क्या करनी है, इसके सेंटर से गुजारते हुए ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा सीधा बना ले देंगे इसको, एक मिनट देखिए, एक किरण तो आपको इस पे गुजारनी है, तो ये तो क्या बेंड हो जाती है ऐसे,
थोड़ी, और एक किरण आपको क्या लेनी है, इसे लो ये, तो ये यहाँ पे मिलेगी कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट पे, तो इसकी डायरेक्शन आप शो कर सकते हो इसे। अब ये तो हो गई आपकी वस्तु। अब इसकी जो इमेज बनती है इस वाले लेंस की, वो हमेशा बनती है इस वाले लेंस के, जैसे ये आपका एफ ही हो गया इसका फोकस लेंस, तो ये हमेशा फोकस पॉइंट पे ही बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ ओ। क्या बोलते हैं, एफ ओ। ठीक है, यानी कि ये जो एफ ओ है वो इसका फोकस पॉइंट है, और ये फोकस पॉइंट दूसरे वाले अभिनेत्र लेंस के फोकस पॉइंट और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आता है, आएगा। ठीक है, और दोनों ही बहुत पास पास होते हैं, केवल यहाँ पे डिफरेंस मैंने इसलिए दिखाया कि दोनों पास है, यानी कि इनके बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, लेकिन मैंने एक साफ दिखाने के लिए अलग अलग बनाया है कि यहाँ पे होता है। ठीक है ना, ऐसे, यानी कि ये वाला इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पॉइंट और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आना चाहिए, कहने का मतलब ये है इसका। तो यहाँ पे जैसे ये ए भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बना दोगे आप ए डैश बी डैश, इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल क्या माने, अल्फा, तो ये तो अनंत से आ रही है किरणें, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी क्या है, अल्फा मान लें यहाँ पे। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है ये कितना हो जाएगा आपका, एफ नोट, इसका फोकस पॉइंट ही तो है ये, लेकिन ये यहाँ इमेज बन रही है, तो यहाँ इसकी इमेज बनेगी। और अब क्या होगा इसमें बेटा, ये जो इमेज होगी वो अभिनेत्र लेंस के लिए किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। ठीक है, जब वस्तु का काम करेगी तो इसका मतलब है इसका अंतिम प्रतिबिंब कहीं ना कहीं इधर बनेगा। ठीक है, ऐसे। अब वर्चुअल बनेगा वो आभासी, केवल हमें फील होगा पास आते हुए, इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है। ठीक है ना, कई जैसे कि कल हमने कंपाउंड में पढ़ा था, इधर भी बना दिया इधर भी बना सकते हो, वो कहीं भी बना सकते हो, कई बुक में अलग अलग दिया हुआ। अब यहाँ से जैसे ये इमेज बन गई, अब एक किरण को तो आप इसके पैरेलल गुजारो यूं, यहाँ सपोज आपकी आंख है ऐसे, ये आई है। ठीक है, तो ये तो इसके फोकस से पार हो जाएगी ऐसे यूं, और एक इसको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारो यहां से ऐसे, इनको जब आप आगे बढ़ाओगे ऐसे इस तरीके से, तो जहां पे भी ये मिलेंगी, चाहे इधर आप मिला सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी मिला सकते हो, यही इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाती है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये इसका क्या बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है इसका, अंतिम प्रतिबिंब। तो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब ये इमेज इसके लिए वस्तु का काम कर रही है, तो यहां से लेके यहां तक का जो गैप हो गया वो कितना हो गया, यूई, कितना हो जाएगा, यूई। और यहां से लेकर यहां तक का जो गैप है ये कितना हो जाएगा, वीई। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और यहाँ पे इमेज बन रही है एफ नॉट पे, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ नॉट ही होगी। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है अल्फा, और यहाँ पे इसके थ्रू जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बीटा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका किरण चित्र बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, वही सेम काम, आवर्धन क्षमता निकालनी है, कैपिटल एम का मान। अब कैपिटल एम हम कैसे निकालें, तो देखिए इसमें खगोलीय पिंडों की दूरी, दूर स्थित वस्तु को खगोलीय पिंड को पास करके देखते हैं, तो देखने की न्यूनतम दूरी का तो कोई रोल नहीं है इसमें, पहली वाली कंडीशन का, जैसे हमने सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, tan अल्फा की, और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीटा का मान। दोनों के लघु मान होते हैं, तो यहां से तो tan अल्फा, और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan बीटा का। तो इस तरीके से आप वो मान निकाल सकते हो। तो देखते हैं क्या आता है, तो यहां लिखेंगे आवर्धन क्षमता,
कैपिटल एम से इसको हम क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट बता दो, बीटा अपॉन अल्फा। ये तो होता है बीटा अपॉन अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण बटे वस्तु द्वारा बना कोण। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां लिखेंगे यदि अल्फा कॉमा बीटा अल्प हैं, यानी कि बहुत ही छोटे हैं, तो इनके मान निकालने के हम क्या करेंगे, स्पर्शज्या लेने पर, स्पर्शज्या लेने पर, तो m बराबर कितना हो जाएगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, मान लिया। ऐसे वो सेम प्रोसेस है। अब टेन बीटा और टेन अल्फा का मान ज्ञात करना है हमें। इसका मान ज्ञात करना है टेन बीटा और टेन अल्फा का। अब बीटा एंगल तो यहाँ पे और अल्फा एंगल यहाँ पे बेटा, तो यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। चूंकि टेन अल्फा, तो देखिए ये वाला ट्रायंगल लो, ओ ए डैश बी डैश, ये बना हुआ ना ट्रायंगल, तो यहाँ लेंगे त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से। अब लंब बटे क्या होगा, आधार। क्या होगा ये, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब तो क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, इमेज जो बन रही है ए डैश बी डैश बटे आधार कितना हो गया, ओ बी डैश हो गया ना, ओ बी डैश। अब ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट, यहां लिख लेंगे ओ बी डैश, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, लिख दिया। ऐसे ही टेन बीटा की वैल्यू निकाल लो, तो टेन बीटा किससे निकलेगा, ई ए डैश बी डैश से, ये बन रहा है ना बीटा कोण, तो लिखेंगे इसी प्रकार टेन बीटा बराबर, तो देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, लंब कौन सा हो जाएगा ये, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। अब ई बी डैश की वैल्यू कितनी है, यहां से लेके यहां तक जब ये वस्तु का काम करेगी तो ये है यूई, और यूई कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे टेन बीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यूई, तो ये मान आएंगे बेटा, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, दिक्कत नहीं है, बिंदु से भी ले लो, एक पॉइंट से होनी चाहिए दो। अब देखिए देखिए एक बिंदु से हमें दो रेखाएं लेनी है, चाहे तो आप ए से रिप्रेजेंट करो चाहे बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बिंदु से दो रेखाएं आनी चाहिए, तभी आपकी यहाँ पे इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। अरे बात समझ में, इस तरीके से, तो ध्यान रखना है। तो m की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, इसमें मान रख दो, मान रखेंगे तो टेन बीटा का मान कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यूई, ये तो टेन बीटा का मान हो गया ना, इनटू में अल्फा का मान कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, ये तो है, तो एफ नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एफ नॉट अपॉन ए डैश बी डैश। ऐसे आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका समीकरण आया वो क्या आया, देखो ए डैश बी डैश से तो ए डैश बी डैश कट हो ही जाएगा, तो एम बराबर क्या हो गया, नेगेटिव में एफ नॉट अपॉन यूई, ऐसे ये आएगा ना। तो ये आपका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया।
तो ये मुख्य रूप से फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अब आपको वो कंडीशन से यूज करनी है जो लास्ट टाइम 2 कंडीशन यूज करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? जब अंतिम प्रतिबिंब, सपोज पहली कंडीशन है देखने की न्यूनतम दूरी पे बनती है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? अनंत पे बनता है, जैसे हमने सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था। तो उसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए, तो स्थिति 1, स्थिति 1 में क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम दूरी पे बनता है, इसका मतलब V तो अंतिम प्रतिबिंब हो गया, अंतिम प्रतिबिंब यही तो बन रहा है। अब देखने की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि D दूरी पे। कितनी दूरी पे? D दूरी पे। और UE यानी कि UE बराबर क्या होगा? माइनस UE, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है किसमें? लेंस फॉर्मूले में। किसमें करनी है? लेंस फॉर्मूले में। यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र आपको पता है, तो ये हो जाएगा 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE, ठीक है। अब B और UE के मान आप इसमें शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो बस ये कंडीशन याद रखनी है, सेम कंडीशन ही काम आती है, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी में हो चाहे वो दूरदर्शी में हो। तो देखिए, तो 1/FE बराबर V का मान कितना है? -D, तो माइनस 1/D हो जाएगा ये। और UE नेगेटिव है तो प्लस में क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इससे 1/UE की अगर हम वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पे m बराबर -F0/UE है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे जैसे 1/UE की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 1/FE प्लस 1/D। ये एक समीकरण आई, समीकरण नंबर 4 मान लो इसको। अब समीकरण 3 में 1/UE का मान रख दो, तो समीकरण 3 में मान रखने पर तो क्या आएगा? देखो, m बराबर -F0 तो वही 1/UE बचा, तो 1/UE का मान इसको रखो 1/FE प्लस 1/D, अंदर गुणा करो तो -F0/FE प्लस ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और F0/D, या फिर यहीं लिख के छोड़ दो इतना ही, ठीक है ना। यहाँ से माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो ये अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे भी आप लिख सकते हो, या m बराबर माइनस जैसे कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा F0/FE प्लस F0/D, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? पहली कंडीशन पे आधारित आवर्धन क्षमता का मान हो गया। ऐसे आपको करना क्या है? दूसरी कंडीशन लेनी है, उसमें क्या करना है? अंतिम प्रतिबिंब कहाँ रखना है? अनंत पे। UE का मान तो उतना ही रखना है, UE बराबर -UE। तो वो और देख लेते हैं। तो देखिए, अगला है जब अंतिम प्रतिबिंब आपका कहाँ पे हो? अनंत पर हो। तो देखो, दूसरी स्थिति, स्थिति 2, जब अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बनता है। तो देखो b बराबर माइनस अनंत या अनंत लिख सकते हो, क्योंकि इधर बन रहा है ना प्रतिबिंब, तो वही तो जीरो हो जाएगा अनंत पे, तो लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। और यूई का मान क्या हो जाएगा, माइनस यूई, फिर वही लेंस फॉर्मूला 1/Fe बराबर 1/b माइनस 1/ui। तो 1/Fe ये कितना हो जाएगा अनंत, माइनस माइनस ये कितना हो गया प्लस, ठीक है। 1/अनंत की वैल्यू जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा भाग, तो क्या बचेगा 1/Fe बराबर 1/ui, या ui बराबर ये क्या हो गया Fe, हो गया ना। अब इसको आवर्धन में समता वाले सूत्र में रख दो, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या था, m बराबर माइनस F0/ui था समीकरण नंबर 3। तो u की रिप्लेस करके क्या रखेंगे Fe, तो m बराबर माइनस F0 कितना हो गया ये Fe हो गया। तो ये इस कंडीशन आ गई, और इस कंडीशन का ये आवर्धन आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको यहाँ पे व्यक्त कर सकते हो। तो ये कंडीशन इसकी हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि नलिका की लंबाई कितनी है, आई बात समझ में। ऐसी सूक्ष्मदर्शी में आता है कि सूक्ष्मदर्शी जो हम यूज करते हैं तो नलिका की लंबाई कितनी ली, जो हमने पाइप लिया है, जो लेंस फिट किए हैं, उनमें नलिका की लंबाई कितनी है। तो देखो नलिका की लंबाई या तो आप फोकस दूरी के अकॉर्डिंग निकाल दो, या फोकस दूरी के साथ वस्तु की दूरी के साथ निकाल दो, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखो एक बार मैं बता देता हूं। जैसे आपका जो चित्र था वो इस तरीके था, इसमें ठीक है, यहां आपने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, या तो ए बिंदु से 2 ले लो या फिर इससे ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा ई ओ, ये इसका ई हो गया, ठीक है। अब इसकी जो इमेज थी बेटा वो ऐसे थी, यहाँ पे इमेज बन रही थी, और ये इमेज बन रही थी F0 पे, यानी कि एफ ई और ई के बीच में F0 था, बी डैश ए डैश, ऐसे भी बना सकते हो आप डायग्राम को, बी से भी ले सकते हो, ठीक है। अब नलिका की लंबाई जब निकालेंगे, अब एक किरण तो इसमें पैरेलल जा रही थी, जो कि आंख पे जा रही थी, यहाँ पे यहाँ जा रही थी ना, और एक किरण सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी। अब इनको जब हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ इसकी इमेज बन रही थी ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ पे एंगल अल्फा, यहाँ पे एंगल बीटा। अब देखो ध्यान से, लेंस जहाँ पे लगे हुए हैं वो सेटलमेंट करना है हमें, वो लेंथ लेनी है। तो देखो लेंस से यहाँ तक की गैप कितना हो गया F0 तक, स्मॉल F0। जब ये इसके लिए वस्तु को काम करेगी तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ui। अब लेंथ जो होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती नहीं होती है। अब इसमें वो नहीं लेना कि माइनस ui लेना है, केवल हमें दूरी तो लेनी है, कितनी है। तो देखो L की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी F0 प्लस ui हो जाएगी, क्या हो जाएगी F0 प्लस ui, या तो आप ऐसे व्यक्त करो, ठीक है। F0 तो यहां से लेके यहां तक हो गया, और ui यहां से लेके यहां तक हो गया। अब दूसरा एक और निकाल सकते हैं इसमें, L की जो वैल्यू है। अब देखो मैंने कहा था कि ये जो फोकस पॉइंट होते हैं वो बहुत ही नियर होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। अब देखो जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी F0 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी Fe, होगी नहीं होगी। तो ये बहुत ही सटे हुए होते हैं, बिल्कुल इतना अंतर होता है लगभग इसमें, बहुत ही रियर अंतर। तो इसका मतलब L को हम फोकस दूरी के रूप में कैसे लिखेंगे F0 प्लस Fe की टर्म में। तो ऐसे भी हम नलिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कि दोनों गैप जो होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, मतलब गैप बिल्कुल नहीं होता, रियर होता है। तो इस तरीके से हम इस पूरी नलिका की लंबाई को पता कर सकते हैं, इतना आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन ज्ञात करने का हो गया फॉर्मूला।
ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया एक अपवर्तक। अपवर्तक क्यों बोल रहे थे? क्योंकि अपवर्तन हो रहा है किरणों का, हो रहा है नहीं हो रहा है इस तरीके से। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, वो है आपका परावर्तक या न्यूट्रोनियन, वो इसी का पार्ट है, खगोलीय दूर इसका दूरदर्शी का। उसमें डेरिवेशन नहीं है, उसमें केवल आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो दूसरा है आपका, तो आई थिंक आज ही हो जाएगा फिनिश, न्यूट्रोनियन दूरदर्शी, या इसको हम क्या बोलें, परावर्तक दूरदर्शी। ऐसे तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो बस एक डायग्राम के थ्रू हमें इसको समझना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, परावर्तन की घटना इसमें यूज होती है मुख्य रूप से। कैसे होगी कि इसमें एक आपका अवतल दर्पण होता है इस तरीके से, ये तो आपकी पॉलिश सरफेस हो गई, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। ये एक पाइप पे जुड़ा होता है, ऐसे बेलनाकार पाइप होगा इसका, यूं इस तरीके का। अब स्ट्रक्चर वाइज हम देखें तो यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, इसको हम आई लेंस भी बोल सकते हैं, और इसके साथ 45 डिग्री के कोण पे ऐसे आपका एक समतल दर्पण जुड़ा होता है। समतल दर्पण कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज यहां है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से किरणें इस पर आपतित हो रही हैं, ऐसे यहां से परावर्तित होंगी। तो परावर्तित होकर इसको ऐसे सेट किया जाता है कि ये किरणें यहां से इस दर्पण पर अध्यारोपित हों, यहां से टकराने के बाद ऐसे सेटलमेंट होता है। और ये जब इस पे आएंगी तो ये इसकी वैल्यू आंख पे बन जाएगी, यहाँ पे इमेज बन जाएगी, इसको हम देख सकते हैं आसानी से। ऐसे ही दूसरी किरणें, उसको भी आप इस पे अध्यारोपित कर सकते हो। आपतित करवाया, यहां से परावर्तित हुई, ऐसे। तो इसकी जो इमेज है वो आपकी आंखों पे बन जाती है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें कौन सी घटना यूज हो रही है? प्रकाश की परावर्तन हो रही है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है ना। परावर्तक में क्या होता है, जो इमेज होती है वो अपवर्तक के कंपैरिजन में चमकीली होती है और स्पष्ट दिखाई देने वाली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ लाभ हो रहे हैं, जैसे इसको हम नामकरण करें तो ये तो अवतल दर्पण हो गया, ये एक नलिका हो गई, नलिका का सिरा है, ये वस्तु हो गई, ये समतल हो गया, ये आपकी नेत्रिका यानी कि नेत्र लेंस की तरफ जिससे आप देखते हो, ये हो गया आई लेंस। अब इसके कुछ लाभ हैं बजाय अपवर्तक के, वो क्या है कि पहला लाभ है कि एक तो इसमें अपवर्तक की तुलना में ज़्यादा आपकी ब्राइटनेस होती है, स्पष्ट दिखाई देने वाली इमेज होती है। ठीक है, पहला लाभ। दूसरा, इसमें दो दोष होते हैं वो नहीं होते, एक तो हम बोलते हैं गोलीय विपतन, ठीक है, एक दोष को हम क्या बोलते हैं? गोलीय विपतन, और एक को बोलते हैं वर्ण विपतन दोष। ये दोनों दोष इसमें नहीं होते हैं, जबकि अपवर्तक दूरदर्शी में वो दोष अवेलेबल होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब गोलीय विपतन और वर्ण विपतन दोष क्या होता है, उस चीज को मैं आपको बता देता हूं। तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो पहले जैसे अब वर्ण विपतन दोष है, वर्ण विपतन दोष में वर्ण विपतन दोष, वर्ण का मतलब क्या होता है? कलर होता है, रंगों का विपतन होना, इसमें नहीं होता है। अपवर्तक में क्यों होता है? अपवर्तक का मतलब क्या होता है
कि अपवर्तन कब होता है आपका, जब प्रकाश की किरण होती है दो अलग अलग मीडियम में जाती है, तभी तो होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, एयर से वो कहाँ पे आ रही थी, कांच में जा रही थी, ठीक है, तो उसका अपवर्तन हो रहा था ना। तो इसका मतलब उसमें प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना, जिससे जो इमेज होती है वो हमें कैसे दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है थोड़ी। तो इसी दोष को हम बोलते हैं वर्ण विपतन दोष, जो कि परावर्तक में नहीं होता, इसमें तो अपने ही माध्यम में आ रही है, अपने माध्यम में जा रही है, अपवर्तक में वो दोष होता है, तो इसको तो हम बोलेंगे वर्ण विपतन दोष। एक होता है आपका गोलीय विपतन दोष। गोलीय विपतन दोष कौन सा होता है, गोलीय विपतन, जैसे आपने अब तक ये पढ़ा है कि अगर कोई प्रकाश की किरण समान यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर आती है तो वो कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। अपवर्तक दूरदर्शी वाले में ये दोष अवेलेबल होता है, वो मुख्य फोकस बिंदु से नहीं गुजर के कहीं और से गुजरती है, यानी कि मुख्य फोकस बिंदु से गुजरनी चाहिए ना नियम के अनुसार। तो ऐसे दोष को हम क्या बोलेंगे, गोलीय विपतन दोष बोलेंगे, ठीक है ना। जबकि अपवर्तक में ऐसा नहीं होता है, वो सॉरी परावर्तक में ऐसा नहीं होता है। तो इस वाले सिस्टम में ये दोनों दोष नहीं होते हैं, जबकि अपवर्तक में ये दोनों दोष अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इन दोषों के आधार पर ही इसमें जब नहीं होंगे तो इसका मतलब इसमें हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है उसका, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं न्यूट्रोनियन भी बोल सकते हैं और परावर्तक दूरदर्शी भी बोल सकते हैं। तो ये परिभाषा पूछ ली जाती है वर्ण विपतन दोष और गोलीय विपतन की, तो आप लिख सकते हो, लिख लो जैसे वर्ण विपतन की कि अपवर्ती दूरदर्शी में प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है जिसके कारण उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है और प्रतिबिंब हमें धुंधला दिखाई देता है। तो इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विपतन दोष बोलते हैं। यहां लिख सकते हैं अपवर्ती दूरदर्शी में अपवर्तन के कारण ठीक है प्रकाश की तीव्रता में कमी आ जाती है, जिससे प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। इसे वर्ण विपतन दोष कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको परिभाषित कर सकते हो। ऐसे ही गोलीय विपतन की अगर परिभाषा हम लिखें तो गोलीय विपतन की परिभाषा में क्या करेंगे, इसमें अपवर्ती दूरदर्शी में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर फोकस नहीं होती हैं। इसी दोष को गोलीय विपतन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, गोलीय विपतन। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करें, बड़ी फोकस दूरी का हम क्या लेंगे, एक लेंस का उपयोग करेंगे, यानी कि जब भी तो वो द्वारक जो होता है वो बड़ा लिया जाता है हमेशा, जो वस्तु की तरफ होता है, और बड़ी फोकस दूरी ली जाती है, जिससे ये दोष क्या हो जाता है उसमें दूर हो जाता है।
तो ये दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। ये दोनों दोष इस वाले परावर्तक दूरदर्शी में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो इस तरीके से हम दूरदर्शियों के बारे में और सूक्ष्मदर्शियों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके प्रकाशीय उपकरणों के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इसमें। अब इसमें आपने आई थिंक पढ़ लिया होगा यहाँ तक। नोट्स मैंने आपको दे रहा हूँ, इस बचे हुए पार्ट के नोट्स भी दे दूंगा, PDF फाइल, आप उसको पढ़ोगे, हैंड रिटन लिख सकते हो, ठीक है ना। सारी परिभाषाएं बोर्ड पर लिखी गई हैं, उनको भी आप लिख सकते हो, बार बार वीडियो को देख देख के लिख सकते हो। अब इसमें जो न्यूमेरिकल रह गए वो आप प्रैक्टिस करोगे। कुछ न्यूमेरिकल मैंने करा दिए थे, ठीक है ना, 11 न्यूमेरिकल हैं पीछे की तरफ, और कुछ इसमें एग्जाम्पल भी हैं, और सारे तो कराना पॉसिबल है नहीं, तो आप खुद प्रैक्टिस करोगे एक बार उनकी, ठीक है ना। बाकी 2-4 न्यूमेरिकल और हैं पीछे वाले, उनको मैं एक बार और बता दूंगा जो बचे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार से हो सकता है आपकी लाइव क्लास चले, तो सारे बच्चे कनेक्ट होने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो हो सकता है हम नया चैप्टर स्टार्ट कर दें उसमें, और वो चैप्टर होगा सेकंड चैप्टर। अब हम रूटीन में चलेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब हम रूटीन में चलेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।